Hello students, today we will discuss refraction through a single surface. इसी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अभी हमारे पास क्या है, एक सिंगल सरफेस है, देखिए कर्व सरफेस है और यहाँ पर कोई रे इंसिडेंट होती है, ठीक है। देन उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा, किस तरीके से हमें इसके लिए फॉर्मूला मिलेगा, वो हम यहाँ पर अभी उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो देखिए आपका ये कर्व सरफेस है, सरफेस के एक साइड आपका मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है एंड सरफेस के सेकंड साइड देखिए दूसरी साइड क्या है आपका मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2 है। तो सरफेस के लेफ्ट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 एंड सरफेस के राइट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2 है। और हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि जो ये सेकेंड मीडियम है दैट इज डेंसर मीडियम और ये आपका फर्स्ट मीडियम क्या रेयर मीडियम है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम n2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम n1। ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि n2 आपका n1 से क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जब इमेज आपका ड्रॉ होगा तो इमेज के लिए आप क्या लेंगे, पहले कोई इसका पहले इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो एक ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से एक रे आपकी सरफेस पर इंसिडेंट हुई है, उसके बाद ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई है, सरफेस पर इंसिडेंट हुई है। तो अभी यहाँ पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, आपको पता है जो नॉर्मल होगा वो क्या होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका होकर जाएगा। जो भी नॉर्मल आपका स्फेरिकल सरफेस लें या फिर आपका मिरर के केस में या फिर लेंस के केस में भी जब आप स्फेयर लेते हैं तो देखिए इसका जो आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सरफेस पर, तो सरफेस का जो नॉर्मल होगा कहाँ से हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर जाएगा। इसलिए ये सी पे जो आपका ये ड्रॉ हुआ ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है एंड नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, ठीक है। अभी देखिए कंसिडर कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर एंगल क्या है, अल्फा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो नॉर्मल है उसका यहाँ पे एंगल, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल आपका क्या है, बीटा है। जो इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, बीटा है। इंसिडेंट रे और आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल क्या है, अल्फा है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से इंडिकेट करते हैं। नाउ दिस वैल्यू विल बी माइनस यू क्यों होगा, ये आपका सरफेस के लेफ्ट साइड में देखिए रे का आपका मोमेंट किस साइड है, आपका ये रे आपकी राइट साइड में जा रही है लेकिन आपका ये जो मेजरमेंट है लेफ्ट साइड में है ना, तो ये वैल्यू -u है, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, +r होगी और ये वैल्यू आपकी +v होगी। यहाँ पे माइनस लिखा है, ये +v होगा, ठीक है। ये इमेज की डिस्टेंस क्या है आपकी +v है क्योंकि ये भी आपका क्या है, पोल से राइट साइड में आप मेजरमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करें, ये लीजिए OAP, ये OAP वाला पोर्शन लेंगे और एक ये आप का इधर पोर्शन है AP, यहाँ पे C है। तो आप अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए जो ये आपका है OAC, इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो ये आपका ये आई के आउटर एंगल है ना, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ये आउटर एंगल है तो वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू दिस एंगल अल्फा प्लस दिस एंगल गामा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये इस कॉन्सेप्ट को इससे पहले काफ़ी सारे डेरिवेशंस में यूज किया गया है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे एंगल आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा क्यों होगा, ये आपका मैथमेटिक्स में जो आपका ये ट्रायंगल है और ये आपका आउटर एंगल है, तो ये आपका क्या होगा, एंगल अल्फा और गामा दोनों की सम के इक्वल होता है ये एंगल, ठीक है। तो इस रूल को अप्लाई करते हुए आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब यहाँ देखिए आर की वैल्यू क्या होगा, सेम अब आप यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लीजिए IAC में क्या है आपका, गामा विल बी इक्वल टू आर प्लस बीटा। यहाँ पे आउटर एंगल क्या होगा, गामा होगा, वो आपका आर प्लस बीटा होगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस बीटा। अगर यहाँ पर आप इस रूल को अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू है तो यहाँ पर अगर इसको अप्लाई करेंगे देन गामा विल बी इक्वल टू आर प्लस बीटा, ये वैल्यू होगी आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा माइनस बीटा। तो ये आपका आई और आर की वैल्यू है और यहाँ से हम लोग इसकी लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो आपका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है एंड आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का n2 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है, तो आपका स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू n मीन्स n2 बाई n1, ये होता है कि नहीं होता है।
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं इस तरीके से, N1 sin I विल बी इक्वल टू N2 sin R। ये आपका स्नेल्स लॉ है, वहीं से इसको न्यू फॉर्म में लिखा गया है, N1 sin I विल बी इक्वल टू N2 sin R। अब स्मॉल एंगल के लिए क्या कर सकते हैं आप, साइन, फॉर स्मॉल एंगल वी कैन कंसीडर साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये करते हैं कि नहीं करते हैं, वह साइन थीटा इक्वल टू थीटा स्मॉल एंगल के लिए हम लिखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे साइन आई और साइन आर को सिंपली आर और आई के टर्म में लिख दिया जाएगा। देन यहाँ से हमें नया इक्वेशन मिल गया है, N1I इक्वल टू N2 R। ठीक है, N1I इक्वल टू N2 R। अब यहाँ पे जो हमें ये इक्वेशन मिला है, यहीं पर हमने ये जो वैल्यू पहले हमने फाइंड आउट किया है I और R, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। I की जगह पे प्लेस कर दिया है अल्फा प्लस गामा, और R की जगह पे हमने प्लेस किया है गामा माइनस बीटा। अब इसमें से, इस ट्रायंगल में से हम अल्फा, गामा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करके लिख देंगे। तो देखिए, आपका एक सर्कल के लिए क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। ये फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क क्या हो जाएगा, AP डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस क्या है, -u। देखिए वैल्यू कहाँ से आएगा, थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, या फिर अगर आप इसको tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा भी कर सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए। तो आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो उस कॉन्सेप्ट से भी आपकी वैल्यू सेम आएगी। लेकिन आपका देखिए ये फॉर्मूला भी होता है, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। तो ये आपका एंगल अल्फा है, अल्फा विल बी इक्वल टू आर्क AP डिवाइडेड बाई रेडियस। यहाँ से P से O की डिस्टेंस कितनी है, -u। इसी तरीके से आपकी गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा की वैल्यू हो जाएगी आर्क AP डिवाइडेड बाई रेडियस। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, +r। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगा AP डिवाइडेड बाई रेडियस क्या है, R की वैल्यू क्या हो जाएगा, PI मीन्स +v। तो इस तरीके से ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे और हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने अल्फा, गामा और बीटा की वैल्यूज को पुट कर दिया है डायग्राम की हेल्प से। तो देखें इन सब में AP कॉमन है, AP आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बचेगा आपका -N1/u प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा +N1/r होगा यहाँ पर, और देन यहाँ पे होगा ये आपका N1/r, नॉट N2, इट विल बी N1/r। ओके, यहाँ पे N1 है तो ये N1/r इक्वल टू N2/r। यहाँ पे AP कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा आपका N2/r माइनस दिस टर्म, दिस विल बी N2 माइनस v। अब आप इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने पे आपको इसको फॉर्मूला मिलेगा, आपका फॉर्मूला मिलेगा N2/v। यहाँ पे ना N2/v है, इसको आप इस साइड लेके आइए। ठीक है, यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। देन दिस टर्म विल बी N2/v माइनस N1/u। ठीक है, अभी N1/r वाले टर्म को आप यहाँ राइट साइड में ले जाइए, यहाँ ये वैल्यू प्लस में है तो ये वैल्यू यहाँ जाके माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पे N2/r है तो प्लस में ही था, माइनस N1/r। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल सरफेस, and this formula is N2/v minus N1/u इक्वल टू N2 माइनस N1/r। मीन्स कोई सरफेस है, कोई सिंगल सरफेस है, डबल सरफेस नहीं, सिंगल सरफेस के लिए ध्यान रखना है। सिंगल सरफेस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r है। सरफेस का रेडियस ऑफ कर्व सरफेस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, एंड उस कर्व सरफेस के एक साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 एंड सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। ठीक है, फर्स्ट मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है जिसका इमेज सेकंड मीडियम में, सेकंड जहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, उस साइड आपका इमेज बनता है v डिस्टेंस पर। तो आपका सरफेस के लिए, उसके लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2/v माइनस N1/u इक्वल टू N2 माइनस N1/r। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आपका लेंस बनाया जाता है। ये है रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल सरफेस ना, तो सिंगल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है। और जब लेंस लेंगे तो लेंस में हमारे दो आपके स्फेरिकल सरफेस होंगे, तो एक सरफेस की ये दो बार, इसको आप 2 टाइम्स इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है। और इसी फॉर्मूले को यूज करके लेंस मेकर फॉर्मूला मीन्स आपका लेंस के लिए भी फॉर्मूला बनाया गया है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके लेंसेज बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सिंगल सरफेस के लिए है, लेंस में आपके 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके वहाँ पर लेंस को बनाया जाता है।
अब यहाँ पे दो केसेस हैं, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। आपने देखा होगा जब आपने लेंस के बारे में 10th क्लास में ही पढ़ा होगा तो आपके दो टर्म्स आते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकंड फोकस लेंथ। आपका लेफ्ट साइड में भी एक फोकस होता है, एक राइट साइड में भी फोकस होता है। तो उसमें से फर्स्ट फोकस कौन सा है, सेकंड फोकस कौन सा है? फर्स्ट फोकस आपका वो पॉइंट होता है कि वहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट रखा जाए। फर्स्ट फोकस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्लेस किया जाए और उसका इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बने। इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने। और आपका सेकंड फोकस क्या होता है कि इमेज आपका फोकस पे बने और ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रहे। तो कैसे आपका देखिए, इसका जब आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। और एक आपका कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो देखिए जो पहला वाला टर्म है कि जब अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख रहे हैं और इमेज आपको क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, अब वो वाला जो फोकस होता है उस फोकस को बोलते हैं फर्स्ट फोकस। और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है और आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, जिस फोकस से बन रहा है वो फोकस होता है आपका सेकंड फोकस। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड फोकस क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि फर्स्ट फोकस कौन सा है और सेकंड फोकस कौन सा है। अब हम फर्स्ट फोकस वाला केस ले रहे हैं कि फर्स्ट फोकस में केस में क्या होगा, व्हेन u विल बी इक्वल टू f, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, f पर है और आपका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। अब आप इस फॉर्मूले में रखिए, व्हेन इमेज विल बी एट इन्फिनिटी v विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, v की वैल्यू इनफाइनाइट लिख देंगे यहाँ पे। इनफाइनाइट v की वैल्यू पुट करने पे ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस n1 बाई u की वैल्यू क्या, f1 ना। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, f1 पर है, फर्स्ट फोकस पर है, इट विल बी डिवाइडेड बाई f1 एंड इट विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। सेकेंड फोकस के केस में क्या किया, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर है और इमेज आपका फोकस पे बनेगा। तो ये केस ले लिया, ऑब्जेक्ट u विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, देन दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा n2 बाई v की वैल्यू क्या है, f2, n2 बाई f2 इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। तो देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू अब किसके इक्वल है, n2 माइनस n1 बाई r। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में वैल्यू क्या है, सेम रहेंगी। दोनों इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में राइट साइड सेम है तो आपका लेफ्ट साइड भी सेम होगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, n2 बाई f2 विल बी इक्वल टू माइनस n1 बाई f1, n2 बाई f2 विल बी इक्वल टू माइनस n1 बाई f1। और इसको आप रीअरेंज करके इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n1 f1 प्लस n2 f2 विल बी इक्वल टू 0। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपके कोई सरफेस है, ठीक है, और सरफेस का फर्स्ट फोकस है f1 एंड सेकेंड फोकस, स्फेरिकल सरफेस का फर्स्ट फोकस है f1 एंड सेकेंड फोकस है f2, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 एंड सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। रे अगर फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम में जा रही है तो ये इक्वेशन का ये रूल उसमें फॉलो होगा, n1 f2 विल बी इक्वल टू n2 f1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। n1 f2 प्लस n2 f1 विल बी इक्वल टू 0। ये जो लॉ है, ये जो रूल है, ये उसके लिए फॉलो होगा। इसका लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है आपका, h डैश बाई h होता है ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये आपका u और v के टर्म में क्या आता है, v बाई u आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों u और v दोनों अलग अलग मीडियम में बन रहे हैं। ऑब्जेक्ट आपका जिस मीडियम में है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इमेज जहाँ पर बन रहा है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अगर आपका u और v दोनों का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहे, दोनों एक ही मीडियम में, इमेज भी जिस मीडियम में इमेज है, अगर उसी मीडियम में आपका क्या बने, जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में अगर आपका इमेज बनता है तब तो आपका दोनों मीडियम सेम होता है, तो फिर ये वैल्यू जो होती है v बाई u होती है। लेकिन हमारा u और v दोनों अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में है ना, तो इसीलिए यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, n2v बाई n1u आएगा। देन लेटरल मैग्निफिकेशन फॉर दिस केस विल बी इक्वल टू n2v बाई n1u। ये आपका मिरर के लिए m इक्वल टू होता है माइनस v बाई यू। रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस वाले केस में आएगा आपका v बाई यू, ठीक है, n2v बाई n1u। एंड लेंस के केस में ये वैल्यू आपकी आएगी v बाई यू।
तो इट वाज अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। नेक्स्ट केस लेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। थैंक यू।